हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं हम। मज़ा आ रहा है ना इसमें। डेफिनेशंस तैयार हो गई होंगी। सारी डेफिनेशन अच्छे से तैयार कर लेना, नहीं हुई हो तो ठीक है। आज हम इसमें सीखेंगे अनुनाद संरचना। तो अनुनाद क्या है। जैसे क्लास में अगर एक ही बच्चा बैठा है तो कहीं भी होगा एक ही बच्चा बैठेगा, पहली बेंच दूसरी बेंच पे। दो बच्चे बैठे हों तो हम क्या कर सकते हैं, उनको दो जगह दो तरह से बैठा सकते हैं। एक ही बेंच पे लेफ्ट राइट कर सकते हैं या अलग अलग बेंच पे बैठा सकते हैं। तीन बच्चे बैठे हों तो तीन तरह से व्यवस्था कर सकते हैं। तो अनुनाद बेटा यही है कि एक ही संरचना को आप कितनी तरह से दर्शा सकते हैं, और इसमें कम से कम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड में ये पॉसिबल नहीं। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाली रचनाओं में ही ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। मोस्टली उसी में आप ये करेंगे। तो अनुनाद संरचना है प्रायोगिक निर्धारित जो प्राचल्स हैं उनके संदर्भ में किसी अणु के निरूपण के लिए एक लुईस संरचना पर्याप्त नहीं होती है। जैसे ओजोन अणु को हम निम्नलिखित संरचनाओं में विभाजित कर सकते हैं। देखिए, एक तरफ ओ सिंगल बॉन्ड और दूसरी तरफ डबल बॉन्ड। अब एक तरफ क्या है, सिंगल बॉन्ड वाला है, उसकी बॉन्ड लेंथ है 148 पिकोमीटर और दूसरी तरफ है 121 पिकोमीटर। और इन दोनों संरचनाओं का सार है 128 और 148। इससे सिद्ध क्या होता है, इससे क्या सिद्ध हो रहा है, चलिए उसकी चर्चा करते हैं। दोनों संरचनाओं में एक एक ओ एकल आबंध तथा एक डबल बॉन्ड है। ओ एकल आबंध की लंबाई क्रमशः 148 पिकोमीटर और 121 पिकोमीटर है। O3 अणु में दोनों ओ आबंधों की लंबाई एक समान, दैट मीन्स 128 पिकोमीटर होती है। अतः ओजोन अणु में ऑक्सीजन ऑक्सीजन आबंध एकल तथा द्विआबंध का मध्यवर्ती है। अतः उपयुक्त लुईस संरचनाओं एक तथा दो में से कोई भी एक संरचना O3 अणु को निरूपित नहीं कर सकती है। इस प्रकार हम अनुनाद के मदद से क्या कर सकते हैं, कौन सी जानकारी प्राप्त होती है वो देख लें। तो अनुनाद अणु को स्थायित्व प्रदान करता है, क्योंकि अनुनाद संकर की ऊर्जा किसी भी विहित संरचना की ऊर्जा से कम होती है। अनुनाद के कारण आबंधों के लक्षण औसत मान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार O3 अणु में अनुनाद संकर रूप 3 की ऊर्जा कैनोनिकल रूप 1 तथा 2 की ऊर्जा के मान से भी कम होती है। तो आई थिंक सो अनुनाद समझ में आ गया होगा। एक ही संरचना को एक से अधिक स्वरूपों में दर्शाना वो है अनुनाद। अब नेक्स्ट पॉइंट है आवंत ध्रुवणता। किसी आवंत का 100% आयनिक तथा सहसंयोजिक होना एक आदर्श स्थिति, या तो 100% आयनिक हो या 100% सहसंयोजिक। परंतु वास्तव में ना तो कोई पूरी तरह से सहसंयोजिक होता है, ना ही आयनिक। अगर हम दो हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच बनने वाले सहसंयोजक आवंत की प्रकृति भी आंशिक रूप से क्या होती है, आयनिक होती है। जब सहसंयोजी आवंत दो समान परमाणुओं के बीच जैसे H2, O2, Cl2, N2 तथा F2 बनाता है, तब संयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं द्वारा समान रूप से आकर्षित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन युग्म दो समान नाभिकों के ठीक मध्य में उपस्थित होता है। इस प्रकार प्राप्त आबंध अध्रुवीय सहसंयोजी आबंध कहलाता है। इसके विपरीत HF जैसे विषम परमाणु अणु में दो परमाणु के बीच संयोजित इलेक्ट्रॉन युग्म फ्लोरीन की ओर विस्थापित हो जाता है, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक होती है। इस प्रकार निर्मित HF आबंध एक ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध है। आगे हम बात करते हैं ध्रुवण के कारण अणु में द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। द्विध्रुव को आवेश के मान तथा धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे ग्रीक में म्यू के द्वारा दर्शाया जाता है। और इसके लिए समीकरण क्या है, तो इसके लिए आपका समीकरण है द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश Q इंटू आवेश पृथक्करण की दूरी R। द्विध्रुव आघूर्ण को समांतर dy मात्रक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये VSQ में पूछा जाता है। 1 dy की वैल्यू क्या होती है, ये VSQ आता है। तो 1d इजिकल टू होता है, लास्ट ईयर फर्स्ट और सेकंड दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आया था, 1d इजिकल टू 3.33564 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। आगे इसी में जहाँ C क्या है, कूलम तथा M मीटर है। इसके अलावा द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। परंपरा के अनुसार इसे छोटे तीर द्वारा दर्शाया जाता है, जिसका पुच्छल सिरा ऋणात्मक केंद्र और अग्र सिरा धनात्मक केंद्र की ओर होता है। परंतु रसायन में द्विध्रुव आघूर्ण की उपस्थिति अणु की लुईस संरचना के ऊपर क्रॉस तीर द्वारा दर्शाई जाती है। तीर का क्रॉस अणु के धनात्मक सिरे पर और शीर्ष ऋणात्मक सिरे पर होता है। उदाहरण के लिए HF द्विध्रुव आघूर्ण इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। आप देखिए,
आपका क्रॉस कहाँ है, ऋणात्मक सिरे की तरफ, और पॉजिटिव जो आयन है उसकी तरफ क्या आगे ऋणात्मक की तरफ तीर है और क्रॉस है धनात्मक सिरे की ओर। अब आगे ये तीर अणु में इलेक्ट्रॉन के घनत्व के बदलाव की दिशा बताता है। क्रॉस तीर की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की सदिश की पारस्परिक दिशा के विपरीत होता है। बहुप्रमाणिक अणु में द्विध्रुव आघूर्ण केवल आबंधों अपने द्विध्रुव जिन्हें आबंध आघूर्ण कहा जाता है पर ही निर्भर करता है। विभिन्न आबंधों की स्थानिक व्यवस्था पर भी निर्भर करता है। ऐसे में द्विध्रुव आघूर्ण के विभिन्न आबंधों के द्विध्रुव आघूर्ण अणु के विभिन्न आबंधों के द्विध्रुव आघूर्णों का सदिश योग हो जाता है। जैसे कि पानी के अणु के लिए जाए जिसकी आकृति बंकित होती है कि दो OH आबंध 104.5 के कोण पर होते हैं। इस अणु में कुल द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है 6.17 × 10⁻³ सेंटीमीटर। 1D तो आप 1D का वैल्यू तो पता ही है आपको। तो जो दो OH आबंधों के द्विध्रुव आघूर्णों के सदिश योग से हमको प्राप्त होता है। ये देखिए आकृति में आबंध द्विध्रुव बताया गया है और परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कुल द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, म्यू बराबर 1.85D। 1.85 इंटू आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उसकी वैल्यू मिल रही है 6.17 10⁻³ सेंटीमीटर। BeF2 के लिए अगर हम बात करते हैं तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है कि इस अणु में दो समान आबंध द्विध्रुव विपरीत दिशा में होते हैं तथा एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। देखिए दोनों की एरो की दिशा बिल्कुल अलग अलग है तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे। तो इसके लिए डायपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण का मूल्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे BF3 जैसे चतुष्क प्रमाणिक अणु की अगर हम बात करें तो इसके लिए BF आबंध कोण 120 पर होता है और दो आबंधों के आघूर्ण समान तथा विपरीत दिशा में होते हैं। इसके फलस्वरूप तीनों आबंध आघूर्णों का कुल सदिश योग कितना होता है, 0 के बराबर हो जाता है। देखिए 1 2 3 तीनों दिशाओं में अलग अलग है। BF3 अणु में आबंध का निरूपण हमने देखा ऊपर और तीनों दिशा में अलग अलग होने के कारण इसका मूल्य भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। NH3 तथा NF3 ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अणुओं में बहुत रोचक उदाहरण है ये। दोनों अणुओं की आकृति पिरामिड होती है। नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। हालांकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, नाइट्रोजन की अपेक्षा अधिक होती है, परंतु NH3 परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण 4.9 × 10⁻³ NH3 द्विध्रुव आघूर्ण की अपेक्षा अधिक होता है। अब ऐसा जो है इसलिए है कि NH3 में नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का कक्षक द्विध्रुव आघूर्ण 3 MnF आबंधों के द्विध्रुव आघूर्ण के परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में होता है। कक्षक द्विध्रुव आघूर्ण एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण NF आबंध आघूर्णों की परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण के प्रभाव को कम करता है। इसके फलस्वरूप NF3 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, कम होता है। तो इसमें से क्वेश्चन आता है, समझाइए कि NF3 का द्विध्रुव आघूर्ण NH3 की अपेक्षा कम होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्कर या 3 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जाता है और इसमें आपको लिखना यहीं से है। ये दो पॉइंट बताए हैं, उदाहरण ले वहां से बताया मैंने। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिखेंगे। ये क्वेश्चन आता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए इसकी आकृति भी इसमें बनानी पड़ेगी। देखिए ये नाइट्रोजन पर जा रहा है यहाँ पर और NF3 के अणु में क्या हो रहा है, तीनों दिशाओं में अलग अलग बढ़ जा रहा है। तो द्विध्रुव आघूर्ण वहाँ पर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण कहाँ केंद्रित हो जा रहा है, नाइट्रोजन पर। तो इस आकृति के साथ इसको समझाना है। अब आगे इसी में हम जा रहे हैं। सहसंयोजक लक्षण की विवेचना फाजांस नामक जो वैज्ञानिक था, तो उसने कुछ नियमों के अनुसार दी। धन आयन के आकार के घटने तथा ऋण आयन के आकार के बढ़ने पर आयनिक आबंध के सहसंयोजक लक्षण में वृद्धि होती है। धन आयन तथा ऋण आयन पर आवेश की मात्रा बढ़ने से आयनिक आबंध के सहसंयोजक लक्षण में भी वृद्धि होती है। और समान आकार तथा आवेश के धन आयन में से उस धन आयन की ध्रुवण क्षमता अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार तथा क्षारीय मृदा धातुओं के धनायन के उत्कृष्ट गैस विन्यास दैट मीन्स NH2 NP6 की अपेक्षा संक्रमण धातुओं के अनुरूप N-1 DNNH0 होता है। धन आयन ऋण आयन के इलेक्ट्रॉनिक आवेश को आकर्षित कर उसे ध्रुवित करता है। फलतः उनके मूल्य जो है मध्य आवेश की मात्रा बढ़ती है और
असहसंयोजकीय आबंध का निर्माण के अनुरूप, जिसमें दो नाभिक के मध्य इलेक्ट्रॉनिक आवेश घनत्व में वृद्धि होती है। धन आयन की ध्रुवण क्षमता, ऋण आयन की ध्रुवण क्षमता तथा ऋण आयन के ध्रुवण की मात्रा इत्यादि में वे कारक बनते हैं, जो सम्मिलित रूप से किसी आयनिक आबंध की सहसंयोजकता के प्रतिशत को निर्धारित करते हैं। तो इधर तक आप ध्रुवणता तक देखेंगे और अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। टेक केयर, बाय।